खबरदार, जो दोबारा हाथ उठाया। उस आवाज में इतना गुस्सा और चेतावनी छुपी होती है कि वहां मौजूद हर इंसान एक पल के लिए सन्न रह जाता है। उसी हॉल के फर्श पर मैं गिरी हुई थी। मेरे चारों तरफ सब्जियां बिखरी पड़ी थीं, कुछ प्लेटें टूट चुकी थी और मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा था। अभी अभी मेरी सास ने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, लेकिन दरवाजे पर खड़े उस अजनबी शख्स ने समय रहते उन्हें रोक दिया। जब मेरी सास गुस्से में पलटकर कहती है कि यह उनके घर का मामला है और किसी बाहरी को बीच में बोलने का हक नहीं है, तब वह शख्स और भी सख्त लहजे में जवाब देता है कि यह घर का मामला नहीं बल्कि खुलेआम हो रहा जुल्म है और मैं अपनी होने वाली ससुराल में इस तरह की हैवानियत कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ता है, मुझे जमीन से सहारा देकर खड़ा करता है और पूरे घर वालों को चेतावनी देता है कि आज के बाद अगर किसी ने भी इस लड़की को गंदी नजर से देखा या उस पर हाथ उठाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उस एक पल में पूरे घर का माहौल बदल जाता है और मैं कांपती हुई आंखों में पहली बार किसी अपने जैसा सहारा देखती हूँ। मेरा नाम सान्या है और जब मैं अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे खुद पर यकीन नहीं होता कि मैं आज भी जिंदा हूँ, क्योंकि कुछ जिंदगियां सांस लेने से नहीं बल्कि रोज मरने से बनती हैं और मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। मैं एक गरीब मजदूर की बेटी हूँ। मेरे पापा ईंट पत्थर ढोते हैं, धूप में जलते थे, हाथ छिलते थे, लेकिन जब शाम को घर आते थे तो चेहरे पर मुस्कान लाते थे, सिर्फ मेरे लिए। वो कहते थे, सान्या, तू मेरी राजकुमारी है, तुझे कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाना। मेरी माँ बहुत सीधी थी, कम बोलती थी, लेकिन जब भी मैं उनके पास बैठती थी तो मेरा सिर अपने आंचल में रखकर चुपचाप मेरी पीठ सहलाती थी, जैसे कह रही हो सब ठीक हो जाएगा। बचपन से मैंने गरीबी देखी, लेकिन कभी खुद को गरीब महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे प्यार से अमीर बना दिया था। जब मेरी शादी अभय से तय हुई तो मुझे लगा जैसे मेरी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अभय एक सीधा साधा, समझदार और बहुत प्यार करने वाला इंसान था। शादी के बाद के 11वें महीने मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत दिन थे। वह सुबह उठकर सबसे पहले मेरा चेहरा देखता था, छोटी छोटी बातों में मेरी हंसी ढूंढता था और मुझे कभी यह एहसास नहीं होने देता था कि मैं किसी पर निर्भर हूँ। लेकिन शायद खुशियां मेरे नसीब में ज्यादा देर के लिए नहीं लिखी थीं। वो रात आज भी मेरी रग रग में कांप जाती है, जब अभय किसी काम से बाहर गया था और जाते समय मैंने कहा था जल्दी लौट आना, और उसने हंसते हुए कहा था तेरे लिए जलेबी लाऊंगा, लेकिन वह लौटकर कभी नहीं आया। रात करीब 2 बजे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। उन्होंने जो कहा वह मेरे कानों में घाव बनकर उतर गया। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। उस पल मुझे लगा मेरी सांस रुक गई है, दुनिया थम गई है। अगले दिन मैं विधवा थी, सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, मांग सूनी, हाथ खाली और आंखें बेजान। अभय की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि मेरी सास की आंखों में मेरे लिए नफरत उतर आई। वही औरत जो कल तक मुझे बहू कहती थी, आज कहने लगी यह मनूस है, मेरे बेटे को खा गई। अगर यह घर में ना आई होती तो मेरा बेटा जिंदा होता। हर बात पर ताना, हर सास पर इल्जाम। मैं चुप रहती क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं अपने माँ बाप के पास लौट सकती थी, लेकिन मैं उनके लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसलिए उसी घर में रह गई जहाँ मुझे धीरे धीरे इंसान से नौकरानी बना दिया गया। सुबह 4 बजे उठना, पूरे घर की सफाई, बर्तन, कपड़े, खाना और बदले में सिर्फ ताने गालियां मिलती और कभी कभी थप्पड़। मेरी ननद रितिका को मुझसे बचपन से नफरत थी, क्योंकि उसे लगता था कि मैं उससे ज्यादा सुशील हूँ, ज्यादा समझदार हूँ। वह खुद को बहुत सुंदर समझती थी और उसका रिश्ता एक बड़े अफसर एसीपी आरब से तय हुआ तो घर में जैसे त्योहार आ गया। मेरी सास दिन रात उसी की तारीफ करती थी और मुझे बार बार याद दिलाती थी कि तू तो बस बोझ है। उसी दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी, तेज बुखार, बदन कांप रहा था, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। लेकिन मेरी सास ने कहा, मेहमान आ रहे हैं, बीमार होने का नाटक मत कर, पूरे घर के लिए पकवान बनाने का हुक्म मिला।
मैं रसोई में खड़ी रही, पसीने से भीगती रही, हाथ कांपते रहे। जब मेहमान आए तो मेरी सास ने मुझे झूठ बोला कि मैं कोई गरीब दूर की रिश्तेदार हूँ जो यहाँ काम करती है। मेरे अंदर कुछ टूट गया, लेकिन मैंने सिर झुका लिया। खाना परोसते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे और सब्जी का बर्तन मेरे हाथ से गिर गया। तभी मेरी सास ने सबके सामने मुझे जोर का थप्पड़ मारा। वह थप्पड़ मेरे गाल पर नहीं, मेरी आत्मा पर पड़ा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अंधी हो गई है क्या? पहले मेरे बेटे को खा गई और अब मेरी बेटी की किस्मत खराब कर रही है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले, क्योंकि शायद आंसू भी मुझसे डर गए थे। तभी पहली बार किसी ने मेरे लिए आवाज उठाई। वो थे आरब। उन्होंने मेरी सास का हाथ पकड़ लिया और कहा, बस कीजिए, यह बहुत हो गया। उन्होंने सबके सामने कहा कि जिस घर में एक औरत को इस तरह अपमानित किया जाता है, वहां रिश्ता करना उन्हें मंजूर नहीं। उस दिन रितिका का रिश्ता टूट गया और मेरे लिए मुसीबत और बढ़ गई, क्योंकि अब मेरी सास मुझे अपनी दुश्मन समझने लगी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी, बल्कि असली तूफान अभी बाकी था और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज अब भी खुलना बाकी था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि रितिका का रिश्ता टूटने का इल्जाम मुझ पर डाल दिया गया था। मेरी सास हर वक्त मुझे कोसती रहती थी, कहती थी, तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, तू मनहूस है, तू जहाँ जाती है तबाही ले जाती है। अब तू अब तो तू इस घर में एक पल भी रहने के काबिल नहीं है। मैं चुपचाप सब सुनती रहती थी, क्योंकि मेरे पास जाने को कोई जगह नहीं थी। मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके थे और मैं उन्हें फिर से दुख नहीं देना चाहती थी। उस रात मेरी सास ने मुझे बिना खाना दिए रसोई में ही सुला दिया। ठंड में जमीन पर पड़ी हुई मैं छत को देखती रही और सोचती रही कि क्या सच में मेरी जिंदगी का यही मतलब था? क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने अपने पति को खो दिया? उसी रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान की मौत से ज्यादा खतरनाक चीज समाज की सोच होती है। सुबह होते ही मेरी सास ने मेरे कपड़े बाहर फेंक दिए और कहा, निकल जा मेरे घर से, आज के बाद तू यहाँ नहीं रहेगी। मैं अपने टूटे हुए कपड़े समेट ही रही थी कि दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज आई। मैंने सिर उठाकर देखा तो वही इंसान सामने खड़ा था जिसने उस दिन मेरे लिए आवाज उठाई थी। एसीपी आरब। मेरी सास चौंक गई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरब ने बहुत शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, जिसे आप निकाल रही हैं, मैं उसे लेने आया हूँ। मैं सान्या से शादी करूंगा। उस पर मुझे लगा जैसे किसी ने अंधेरी जिंदगी में अचानक दिया जला दिया हो। मेरी सास और ननद चीखने लगी कि यह विधवा है, अशुभ है। लेकिन आरब ने साफ कहा, विधवा होना कोई गुनाह नहीं होता और जिस औरत ने इतना दर्द सहा हो वह इज्जत की सबसे ज्यादा हकदार होती है। फिर आरब मेरी तरफ मुड़े और पहली बार मुझसे सीधे बोले, सान्या, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। कोई मजबूरी नहीं, कोई एहसान नहीं, सिर्फ सम्मान। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझसे मेरी मर्जी पूछी थी। मैंने कांपती आवाज में हाँ कहा और उसी पल मेरी सास के चेहरे पर जलन और हार साफ दिखाई दे रही थी। कुछ दिनों बाद मेरी और आरब की सादगी से शादी हुई। ना कोई दिखावा, ना कोई शोर, बस सुकून। शादी के बाद जब मैं उनके घर पहुंची तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं यहाँ भी वही सब ना हो। लेकिन वहाँ माहौल बिल्कुल अलग था। उनकी माँ ने मुझे गले लगाया और कहा, बेटी, अब तुम सुरक्षित हो। धीरे धीरे मुझे पता चला कि आरब कोई आम इंसान नहीं है। एक दिन उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और एक पुरानी तस्वीर मेरे हाथ में रख दी। उस तस्वीर में मैं छोटी सी बच्ची थी, अपने पापा के साथ खड़ी हुई। मैं हैरान रह गई। तब आरब ने बताया कि उनके पापा और मेरे पापा बहुत पुराने दोस्त थे। जब वे अमेरिका गए थे तब भी वे मेरे बारे में पूछते रहते थे। आरब ने कहा कि उन्होंने बचपन में मुझे देखा था और तभी से मेरे चेहरे को कभी नहीं भूले। जब उन्हें पता चला कि मेरी शादी हो गई है तो वे पीछे हट गए, लेकिन जब उन्हें मेरी हालत और मेरे साथ हो रहे जुल्म के बारे में पता चला तो वे खुद को रोक नहीं पाए। यह सब सुनकर मेरी आंखें भर आई। मुझे समझ आया कि भगवान ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा था, बस थोड़ा इंतजार करवाया था। आज मैं एक डीसी की पत्नी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक औरत हूँ जिसे सम्मान मिला है। मेरी सास और ननद
अपनी ही नफरत में जलती रही और मैं अपने नए जीवन में आगे बढ़ गई। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि अगर वह दर्द ना होता तो शायद मुझे अपनी कीमत कभी समझ नहीं आती। यही मेरी कहानी है, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे सबने कमजोर समझा, लेकिन जिसने चुपचाप सब सहकर अपनी जिंदगी खुद बनाई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।